हम्म। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज हम ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिसकी ऑल इंडिया रैंक 9 आई है गैट बी के एग्जाम में, यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी का जो एग्जाम होता है उसमें ऑल इंडिया रैंक 9 आई है। हेलो निशांत, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ सर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निशांत। थैंक यू सर। ओके निशांत, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मेरा नाम निशांत कपूर है। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीएससी जूलॉजी ऑनर्स का कोर्स करता हूँ और ये कोर्स हो चुका है मेरा जून में कंप्लीट और अब मैं अपने घर आ गया। ओके ओके निशांत, तो मुझे बताइए आपकी ऑल इंडिया रैंक 9 आई है, कैसा फील कर रहे हैं निशांत? मेरे को इस शाम को ही पता चला था, मतलब फ्रेंड ने भेजी थी पीडीएफ की, रिजल्ट आ गया था। मैं तो यहाँ पे अपना अनपैक कर रहा था सामान, हाँ। तो अच्छा लगा कि 9th रैंक आ गई। इस बार एक्सपेक्टेड नहीं था कि टॉप 10 में आएगा, क्योंकि पेपर इजी था तो लगा था कि 200 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, तो 50 प्लस होगी रैंक। बट ऊपर के जगह पर स्प्रेड थी रैंक्स हायर मार्क्स पे। हम्म। तो फिर उसके बाद आपसे रात को बात हुई थी, जब मैं पूछा था पेरेंट्स को बताया कि नहीं, हाँ। तब तक तो मैंने नहीं बताया था। फिर उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को बताया, उन्होंने कांग्रेस कहा और फिर अपने एक प्रोफेसर के साथ मैंने अपना रिजल्ट शेयर किया था। ओके ओके, कैसा फील कर रहे हैं मम्मी पापा बताने के बाद? पापा को तो अभी भी नहीं बताया, मम्मी को ही बताया। अच्छा 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 अच्छा। निशांत, वेल डन। जी। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन फॉर क्वालिफाइंग गेट बी विथ ऑल इंडिया रैंक 9, क्योंकि ये इट्स नॉट अ इजी थिंग, इट्स टफ ऑब्वियसली, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट, कई, ठीक है, बीएससी के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर से ही मेहनत कंटिन्यूअसली करते हैं, ठीक है, और आपने मेहनत करी, आपने ऑल इंडिया रैंक 9 अचीव भी किया। निशांत, आपने गेट बी की प्रिपरेशन कैसे की? मैंने कोई स्पेसिफिकली गेट की प्रिपरेशन नहीं की थी, स्टार्ट हुआ था ये आईआईटी जैम से। हाँ। जनरली मैं सिलेबस किसी पेपर का देखता नहीं हूँ, क्योंकि अगर सिलेबस पहले ही देखो ना तो डिस्क्रीट टॉपिक्स पर टिक करते रहना कि ये हो गया ये हो गया, एट द एंड वो सब कनेक्ट नहीं होता और मेरे को याद नहीं होता है। तो इसकी जगह मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। मतलब मैंने करा था ऐसा पहले कि सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ना, लेकिन वो मेरे लिए वर्क नहीं किया। तो जैसे हम क्लास में जाते हैं, क्लास में जाने के बाद प्रोफेसर ने कुछ पढ़ाया या किसी ने कोई क्वेश्चन किया, तो जनरली मैंने अभी तक ऐसे ही पढ़ा है अपनी कॉलेज लाइफ में कि जैसे किसी ने कुछ बोला मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर लेता था या अपने प्रोफेसर से ही पूछता था। तो जाके अगर उसी के बारे में दोस्त से डिस्कस करना या कोई अलग स्ट्रीम के भी, अगर जैसे मेरा एक दोस्त है हॉस्टल में ही था, मैं हॉस्टलर रहा हूँ, हाँ। आलोक नाम का, उसका कंप्यूटर साइंस का ऑनर्स था। तो अगर कोई कंप्यूटर साइंस रिलेटेड डाउट हो, उसका रूममेट जैसे स्टैट्स का हो गया, स्टैटिस्टिक का कोई डाउट हो, मैथ्स का हो, तो इससे काफी हेल्प होती थी। और अगर बायो रिलेटेड ही डाउट है, वो वो जनरली मैं अपने प्रोफेसर से ही पूछता था। काफी अच्छे 5-6 प्रोफेसर मेरे डिपार्टमेंट के थे। तो बस मैं क्वेश्चन कोई भी आया उसी का आंसर ढूंढते ढूंढते एक चीज जानी, ऐसे ही लर्न किया था मैंने। आखिरी के जब अगर मेरे को कोई एग्जाम इंपॉर्टेंट लगता था, तो उसका मैं एक महीने पहले सिलेबस देखता था अच्छा। कि अब इसमें क्या मेरे को आता है क्या नहीं आता। जो मेरे को नहीं बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना, वो चीजें छोड़ देता था। और अगर मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा एग्जाम, तो मैं उसका एक हफ्ते पहले सिलेबस देखता था। तो इस तरीके से मेरी प्रेपरेशन होती थी जनरली, बिल्कुल सिलेबस फोकस नहीं होती थी। तो जैम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट जनवरी के स्टार्ट में उसका सिलेबस देखा और उसी के लिए मतलब मुझे लगा कि मैंने जेन्युइनली मेहनत करी हो। फिर लगा था मुझे कि जैम का पेपर मेरा अच्छा हुआ। फिर जब रिजल्ट आया जैम का, तो उसमें उसके मार्क्स कम आए थे, 40s की लाइन में, लेकिन रैंक तो भले ही 152 के करीब आई। तो फिर भी मुझे लगा कि इस क्या गलती हुई थी। उस वाले पेपर मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे लगा था पेपर ठीक आया है, तो शायद ओवर कॉन्फिडेंस में जितना एनएटी का पोर्शन था 2 नंबर वाला, हाँ। उसके क्लोज क्लोज आंसर्स आके कैलकुलेशन में मिस्टेक होने की वजह से मेरा 1 नंबर नहीं आया था 2 नंबर वाले में। थोड़े थोड़े मिस्टेक से, सिली मिस्टेक से, तो मैंने उस पे ध्यान दिया कि कोई प्रेपरेशन तो अलग नहीं कर सकते अभी इतना मीन टाइम में, कि मैं अगले किसी पेपर में ओवर कॉन्फिडेंस में आगे गलती ना करूं। तो ये मिस्टेक ना ही मैंने सीयूटी में करी, ना ही कैटवी में करी। फिर सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए मुझे बायोकेमिस्ट्री पसंद है, तो मैंने बायोकेमिस्ट्री के लिए उसका सिलेबस देखा वही हफ्ते पहले, हाँ। उसके लिए प्रिपरेशन करी।
अब मेरे को लगा मेरा बायोकेमिस्ट्री का पेपर अच्छा हुआ, तो उसके बाद से और मैं 2 पेपर देने के बाद भी बोर हो चुका था कि अभी इतने पेपर अब दोबारा आगे 2 हाँ हाँ। और सीयूटी के देने थे मुझे, लाइफ साइंस जूलॉजी के। फिर मैं अपना ही वैसे ही जैसे पहले पढ़ता था कि जो क्वेश्चन आया है वो करना, उसी तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया था, पर मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना फिर छोड़ दिया था। फिर मैंने जूलॉजी का भी ऐसे दिया था, लाइफ साइंस का भी, और गैडबी का भी ऐसे पेपर दिया था। बस आ गया, और मेरे को लगता है लक फैक्टर काम करता मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। निशांत, वो क्या होता है ना, कंटिन्यूअसली आपने कहीं ना कहीं किसी और एग्ज़ाम के नाम पर पढ़ा ज़रूर है आपने। ठीक है, कहीं ना कहीं हम्म। आपने एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पढ़ा है। ठीक है, तो इस वजह से आपका रैंक जो है ऑल इंडिया रैंक 9। ठीक है, वाकई क्योंकि आना तय था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ऐसा इस इन मेहनत जो गेट बी के लिए जो मेहनत चाहिए थी उसको टुकड़ों में किया आपने बेसिकली। ठीक है जी। ना, अलग अलग एग्जाम के लिए आपने प्रिपरेशन की और क्वेश्चन हम्म। सॉल्व किए। हम्म। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा। ठीक है, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, कई सारे एस्पिरेंट को मैं ये भी बताना हम्म। चाहूँगा जैसे निशांत की अपनी स्ट्रेटेजी थी कि सिलेबस को वो पहले सिलेबस देखकर डरना नहीं चाहते थे, बाद में उसे फेस करना चाहते थे। और निशांत हम्म। का जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है कि बीएचयू में पढ़ना एक कई सारे जी। एस्पिरेंट का ख्वाब होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन भी हुई होती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है निशांत। और मैं जी। जानना चाहूँगा निशांत के ये जो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, कोई भी एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम जी। की प्रिपरेशन आपने फॉर द फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट की थी अपने बीएससी के किस ईयर में, या स्टार्टिंग से, या कब से? मुझे जैम के बारे में पता ही मेरे फ्रेंड से पता चला था, मे बी आई थिंक नवंबर के टाइम ही पता चला होगा 2024 के, तो ओ, जनवरी से मैंने स्टार्ट की थी। ओके ओके ओके। और सीयूटी के बारे में ही मुझे पहले से पता था, तो मुझे लगता था सीयूटी तो हो ही जाएगा। और गैट बी के बारे में शायद जैम के बाद ही पता चला होगा। मैं ज्यादा इन चीजों पे मैंने कभी सर्च किया नहीं कि कौन से एग्जाम्स है वगैरह, मैं अपने क्वेश्चन में उलझा रहता था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कई सारे एस्पिरेंट होते हैं। ठीक है, आप तो कई सारे एस्पिरेंट मतलब ये एग्जाम्स देकर बीएचयू में आना चाहते हैं। आप ऑलरेडी बीएचयू में थे तो फिर ठीक है, हम्म। इट्स ओके। ठीक है, आप फोकस करते थे कि सिर्फ मैं पढ़ाई करता रहूँ, जो देखा जाएगा जो होगा, राइट? जी, कि इस सब में समय क्यों लगाना है, वो तो कोई ना कोई बता ही देगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बहुत ही अच्छी बात है निशांत कि आपने जो ऑल इंडिया रैंक 9 लेकर आए हैं, वो यदि आप और डेडिकेटेड होके पढ़ते तो शायद AIR 1 भी लेकर आते आप डेफिनेटली। ठीक है, तो और ये भी कम रैंक नहीं है, हम्म। ऑल इंडिया रैंक 9 लाना। अब क्या सोचा है, गेट भी एग्जाम ऑल इंडिया रैंक 9 किस इंस्टीट्यूट में अभी चाहते हो अपने आप को आप? अभी मेरा आइजर मोहाली से रिजल्ट आना बचा है। अगर वहां हो जाता है तो आइजर मोहाली, अदरवाइज हैदराबाद यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में परस्यू करूँ। ओके ओके, वेल डन निशांत। और हो ही जाएगा आपका डेफिनेटली, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ एस्पिरेंट है ना, कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहते हैं, रिजल्ट रिजल्ट चाहे जो भी आए। ठीक है, तो आप उन्हीं कैंडिडेट्स में हो जी। कि कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे हो, इवन ध्यान भी नहीं दे रहे हो कि ठीक है इट्स ओके, जो भी आएगा रिजल्ट अच्छा ही आएगा, और वाकई आईसर से भी अच्छा ही हम्म। आएगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी एज वेल निशांत। ठीक है, यस, थैंक यू सर। फ्यूचर में बेस्ट करते रहिए। और कुछ आपकी तरफ से ऐसे कुछ सजेशंस जो हमारे अपकमिंग गैडबी के एस्पिरेंट है, या अपकमिंग एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के जो एस्पिरेंट है उनके लिए फायदेमंद हो सके, आपकी तरफ से क्या सजेशन रहेंगे? इसके लिए मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है, मैं अपने ही प्रोफेसर से डिस्कस कर रहा था। मुझे जब डेफिनेटली एग्जाम बताइए। हुए तो मुझे फील हुआ कि सिलेबस क्यों नहीं मेरा कंप्लीट होता है। ना ही मेरा सीयूटी यूजी के टाइम सिलेबस हुआ था, ना ही सीयूटी पीजी के टाइम हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि सर मेरा कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। इसका रीजन मतलब एक टॉपिक पे ही, एक मेरा एक्सपीरियंस है, एंजाइम्स का टॉपिक मैं पढ़ रहा था, उस पे मेरा 1 मंथ स्पेंड हो गया था। इवन मैंने सर के साथ बोला, मेरे को लगा मे बी मैं ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ टॉपिक को। कहते कोई बात नहीं, अगर कोई किसी भी टॉपिक पे टाइम लग रहा है पढ़ो, इवन डिफरेंट बुक से पढ़ो। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि उनको सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स अगर पसंद है तो वो उसी में टाइम दिया है। हर यूनिट आप मास्टर कर भी नहीं सकते हो, और यूनिट्स को एज ए आप किसी इंस्टीट्यूट में हो या कोई कोर्स ले रखा है तो उनको बस इस तरीके से देख लो कि एग्जाम क्रैक के लिए हो गया। लेकिन कहीं भी इंटरव्यू देने जाना है या फिर जिस चीज में आपको करना है, वो एक या दो ही होगी यूनिट्स जो आप अच्छे से कर सकते हो। तो ये कोई लेट नहीं है। इसी तरीके से जिस बच्चे को जिस चीज में इंटरेस्ट है वो उन्हीं यूनिट्स पे फोकस करे। सिर्फ ये नहीं कि बुक्स में क्या लिखा है, ये भी क्वेश्चन कि ये जो उन्होंने चीज को डिस्कवर किया वो कैसे किया, कि हम एक्सपेरिमेंटल भी सोच सके। क्योंकि अगर रिसर्च में जाना है तो ये भी माइंडसेट बना मल्टी रहना चाहिए अप्रोच कि रहना आपको चाहिए। कोई चीज करनी है डिस्कवर या फिर प्रूव, वो कैसे करेंगे। ओके ओके ओके। बहुत ज्यादा के चक्कर में कुछ भी नहीं हुआ था फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो निशांत, फिर आपके जो प्रोफेसर की तरफ से रिप्लाई क्या आया था, आपको क्या लगा कि उनकी तरफ से क्या आया था, आपने जब स्टोरी अपनी बताई थी? उन्होंने कॉन्ग्रेट्स किया था, तो अच्छा मुझे अच्छा। अच्छा लगा।
अच्छा अच्छा निशान, वेल डन। क्योंकि कहीं ना कहीं है ना, जैसे आपने मुझे बताया आप स्वेट यूजी की भी तैयारी की थी आपने, आप पीजी की भी की, आईआईटी जैम की आपने, गैट भी की। तो मैं सारे एस्पिरेंट को यही बोलना चाहूँगा कि ऑल इंडिया रैंक 9 लाना ये बहुत आसान नहीं है। ठीक है, वाकई में मेहनत तो करनी पड़ती है। ठीक है, मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर ये नहीं बोल सकता कि बहुत आसान है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हार्डवर्क नहीं करोगे, ठीक है, तो फिर मुश्किल रहता है। क्योंकि सारे बच्चे आजकल जितने भी हैं सब मेहनत कर रहे हैं, राइट निशांत? आपको भी लगता होगा यस कि सर। अपने आसपास देखते होंगे तो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सब बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी करना होगा। और यदि आपने थोड़ी भी मेहनत करी तो आप आसानी से लेकर आ सकते हैं। ठीक है, निशांत ने भी यस वही सर। कहीं ना कहीं मल्टीपल एग्जाम्स में तैयारी करने के बाद ऑल इंडिया रैंक 9 लेकर आए। कई सारे एस्पिरेंट निशांत जब आपकी स्टोरी सुनेंगे तो वो ये सोचेंगे कि निशांत ने तो सिलेबस बहुत लास्ट में देखा, फिर भी एक अच्छा ऑल इंडिया रैंक लेकर आए वो अच्छा स्कोर के साथ। ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं उन एस्पिरेंट्स को कहना चाहूँगा कि निशांत ने मल्टीपल एग्जाम्स दिए हैं, उन्होंने मल्टीपल टाइम्स मेहनत की है। तो मेहनत, हार्ड वर्क ऑलवेज पेड ऑफ। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। यस ठीक है, सर। और मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट। और थैंक यू निशांत फॉर ज्वाइनिंग दिस इंटरव्यू, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने हमारे जो एस्पिरेंट हैं उनको काफ़ी इंस्पायर किया है। तो थैंक यू निशांत वंस अगेन, और विशिंग थैंक यू यू बेस्ट सर। ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी एज वेल। बाय बाय निशांत, टेक केयर। थैंक बाय बाय। थैंक यू।